नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ अबारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 1 से लेके भाग 23 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वाचन आप मेरे चैनल से वीडियो के रूप में प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 24। गांव में रहते हुए शरद बाबू को काफ़ी वर्ष बीत गए थे। उस जीवन का अपना आनंद था, लेकिन असुविधाएं भी कम नहीं थी। बार बार फौजदारी और दीवानी मुकदमों में उलझना पड़ता था। गांव वालों की समस्याएं सुलझाते सुलझाते वे परेशान हो उठते थे। तब मन होता था कि वहां से भाग चलें। बार बार उन्हें कलकत्ता जाना पड़ता था। उनकी सभी पुस्तकें वहीं से प्रकाशित हो रही थीं। सभी सोसाइटियों के निमंत्रण भी कम नहीं आते थे, लेकिन वहां तक पहुंचने में उन्हें बड़ी असुविधा होती थी। स्टेशन लगभग 2 मील दूर था और रास्ता था नितांत कच्चा। वर्षा ऋतु में वहां दलदल उफन उठती थी। उसकी चर्चा करते हुए एक बार उन्होंने अपनी सहज शैली में लिखा था, वर्षा के दिनों में स्टेशन की ओर जाने वाला जो एकमात्र पथ है, उससे यात्रा करने की कल्पना से ही डर लगता है। पालकी वाले डरते हैं कि कहीं पांव फिसल जाने पर बांध से एकदम नीचे नहर में ही डूबना होगा। अच्छी जगह आ पड़ा हूँ। यहाँ के लोगों को एक सुविधा है, वर्षा ऋतु में उनके पैरों में खूब ऊग आते हैं। इससे वह खटखट करते चले जाते हैं। फिसलने का डर नहीं रहता। मेरे अभी तक खूर नहीं उगे हैं, लेकिन यह भरोसा है कि जो 1 वर्ष और रहने पर उग जाएंगे। असंभव कुछ नहीं है, किंतु मैं कहता हूँ, मुझे खूरों से क्या लेना। मैं जहाँ था वहीं वापस लौट जाऊँगा। उनका मन जैसे अब वहाँ नहीं रहा था। स्वास्थ्य उनका कभी भी अच्छा नहीं रहा। आयु के बढ़ने के साथ साथ विकार बढ़ता ही गया। इन नाना कारणों से उन्होंने निश्चय किया कि वह शहर में भी एक मकान बनाएंगे। हिरणमयी देवी बराबर यही अनुरोध करती आ रही थी, लेकिन मकान के लिए तो रुपयों की आवश्यकता होती है। उन्होंने लिखने की और मन देने का प्रयत्न किया, प्रकाशकों से भी रुपयों की मांग की। एक पत्र में उन्होंने लिखा, मेरा कलकत्ता का मकान बन चुका है। इस समय मुझे यदि आप 5,000 रुपये दें तो चिंता दूर हो। जो 3 पुस्तकें समाप्त होने को हैं, आशा करता हूँ उनसे 1 साल में ही यह कर्ज चुकता हो जाएगा। मकान का तखमीना 14,000 रुपये का था। जिन लोगों में बातचीत की थी, उनसे तय था कि आधे रुपये इस साल दूंगा और बाकी आधे अगले साल। पर घटना चक्र से खर्च बढ़ गया और 3,000 रुपये ज़्यादा लग गए। नहीं तो रुपये की ज़रूरत नहीं होती, कर्ज बिना लिए भुगतान कर देता। यहाँ गांव के मकान पर 16-17 रुपये खर्च कर चुका हूँ। कलकत्ता के मकान पर भी जान पड़ता है 30,000 रुपये खर्च होंगे। उनकी आय अच्छी खासी थी, फिर यह कर्ज पर कर्ज क्यों? उनका स्वभाव था कि आवश्यक हो या अनावश्यक, बाजार जाकर कुछ न कुछ खरीदारी करेंगे ही। 1 रुपये की आवश्यक वस्तु लेते तो 25 रुपये की अनावश्यक वस्तुएं भी खरीद लेते। कोई कहता, दादा इनकी तो दरकार नहीं थी, क्यों खरीद रहे हैं? उत्तर मिलता, अरे तुम समझते नहीं, फिर भी तो कभी दरकार हो सकती है। उस दिन एक सिगरेट केस देखा, सचमुच सुंदर था, ले लिया। साथ में जो मित्र थे उन्होंने पूछा, दादा आप तो हुक्का या पाइप पीते हैं,
बेकार यह सिगरेट केस क्यों ले लिया? उत्तर दिया, तुम समझोगे नहीं। कितना सुंदर डिज़ाइन है, चीज़ बनी रहेगी। हो सकता है कभी सिगरेट पीना शुरू कर दूं। इसी तरह सुंदर नोटबुक, खूबसूरत विलायती मनी बैग, कांच की प्यारी सी दवात, न जाने क्या क्या खरीद लेते। पैसे जमा करने से जैसे नफरत थी। गंभीर होकर अक्सर कहते, छोड़ो, जीवन भर धन के लिए कष्ट उठाया, अब मरते वक्त भगवान ने वह चीज़ मुझे दी है, अब मुझे इसकी आवश्यकता क्या है। उन्होंने मॉरिस गाड़ी भी खरीद ली थी। मित्रों की सहायता करने के लिए वह सदा तत्पर रहते ही थे। बाजार में 7 रुपये की चीज़ खरीदते और दुकानदार को 10 का नोट दे देते। शेष लौटाने की चिंता उन्हें कभी नहीं रहती। याद दिलाने पर कहते, छोड़ो भी, शायद भूल गया होगा, दे देगा। दवाएं तक थोक में खरीद लेते। सर दर्द की दवा, सोने के कमरे की तिपाई पर एक शीशी, बरामदे की मेज़ पर दूसरी शीशी, शौचालय के कार्निस पर तीसरी शीशी और नीचे की बैठक में चौथी शीशी। ऐसी बातों का कोई अंत नहीं था और पैसा इसी तरह मुक्त होकर बहता रहता था। 4 महीने बाद आखिर कलकत्ते का यह मकान भी बनकर तैयार हो गया। जिस समय उन्होंने इस मकान में प्रवेश किया, उस समय अनेक गणमान्य अतिथियों के बीच में कवि गुरु रवींद्रनाथ भी उपस्थित थे। मात्र उपस्थित ही नहीं थे, इस अवसर पर उन्होंने अपनी 2 कविताएं भी पढ़ी थीं। कैसी मादक स्तब्धता छा गई होगी उस वातावरण में, जब कवि गुरु के गहन गंभीर स्वर में यह कविता गूंजी होगी। यदि ओ संध्या आसिधे मंद मंथरे, सब संगीत गे छे इंगिते थामिया। यदि ओ संगी नाही अनंत अंबारे, यदि ओ क्लांति आस छे अंगे नामिया। महा आशंका जपछे मौन मंतरे, दिग दिगंत अवगुणने ढाका। तबु विहंग और विहंग मोर, अखनी अंध बंद कोरी ना पाखा। इस मकान के बन जाने से उन्हें बहुत सुविधा हो गई। अब उनका इलाज आसानी से हो सकता था। जो लोग इतनी दूर गांव में उनसे मिलने जुलने जाते थे, वह भी उस परिश्रम से बच गए। नए नए लेखक मन से अजस्त्र भक्ति और श्रद्धा के लिए उनके पास आते और उनकी प्रत्येक गतिविधि का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते। देखते कि शरतचंद्र बैठक में आराम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दोनों तरफ छोटी छोटी मेजें हैं, उन पर एक जैसी सामग्री सजी हुई है। कटिंग पेपर, सुंदर पैड, बहुमूल्य फाउंटेन पेन, पेंसिलें। जिस तरह उनका मन होता है उसी तरफ से सामान लेकर लिखना शुरू कर देते हैं। रुपयों की गुड़ी नुमा एक डिबिया में अफीम रहती है, पर वह एक ही है। लंबी सटक की मुंह गाल उनके हाथ में रहती। जब चिलम बुझ जाती तो नौकर को आवाज़ देते, वृंदावन। पुराने मित्रों का आना भी बढ़ गया था। मिलने जुलने और अड्डा जमाने की यह आदत जीवन भर बनी रही। वही खाना पीना और गपशप। समय किधर से आकर किधर चला जाता था, किसी को पता नहीं लगता था। उस दिन ऐसे ही
सवेरे से रात हो गई। हरिदास बाबू थे, दिलीप कुमार थे और भी अनेक लेखक थे। सहसा हरिदास बोल उठे, रात बहुत हो गई है, अब चलो, नहीं तो शरद दा नौकर से वसीयतनामा लाने को कहेंगे। शरद बाबू ने हंसकर पूछा, वसीयतनामा क्यों? हरिदास बोले, आपकी ही तरह एक भला ब्राह्मण था। सरस्वती पूजा के दिन उसने अनेक व्यक्तियों को आमंत्रित किया। खाना पीना हुआ पर कोई जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब उसने नौकर को पुकारकर कहा, देखो, यह चाबी लो और लोहे का संदूक खोलकर पिताजी का वसीयतनामा ले आओ। बेचारे मेहमान अवाक। नौकर ने अचकचाकर कहा, वसीयतनामा? गृहस्वामी बोले, हाँ हाँ, देखना है कि बाबा ने यह मकान मुझको दिया है या इन सबको। उसके बाद जो प्राणों को उन्मुख कर देने वाला अट्टहास उठा, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। प्रसिद्ध भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी शरद बाबू से परिचित तो हो चुके थे, लेकिन गांव में उनका जाना नहीं हो पाता था। सभा समितियों में ही मिल पाते थे, लेकिन अब शरद बाबू का मकान उनके पास ही बन गया था, अक्सर आ जाते थे। एक दिन ऐसी ही एक भेंट में शरद बाबू ने उनके सामने एक ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्या रखी जिसका समाधान ढूंढ पाना आसान नहीं था। शरद बाबू ने पूछा, अच्छा बताओ तो सुनीति, तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रबल कौन है, संसार जो हम अपने पूर्वजों और सामाजिक वातावरण से ग्रहण करते हैं, अथवा मनुष्य की मूल प्रकृति? सुनीति बाबू सहसा कुछ उत्तर नहीं दे पाए। बोले, आपके मन में यह प्रश्न कैसे उठा? शरद बाबू ने उत्तर दिया, तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे बर्मा की एक घटना याद हो आई। सुनाता हूँ, शायद मेरे प्रश्न को समझने में तुम्हें सुविधा होगी। रंगून में रहते हुए मुझे कई वर्ष बीत चुके थे। एक दिन एक परिचित बंगाली सज्जन मेरे पास आए और बोले, शरद बाबू, मेरे एक परिचित ब्राह्मण का लड़का चटगांव से यहाँ आया है, नौकरी की तलाश है। आप उसके लिए कुछ व्यवस्था कर सकें तो अच्छा हो। मेरे एक मित्र का सागवान की लकड़ी का काफ़ी बड़ा व्यापार था। उन्हीं के यहाँ उसे किराए के रूप में रखवा दिया, लेकिन कुछ महीने बाद अचानक उससे भेंट हुई तो उसका रूप कुछ और ही था। शरीर पर धोती, कमीज और चप्पल नहीं थी, बस एक राम नामधारी चादर थी और सिर पर लंबी चौड़ी चुटिया, ललाट पर चंदन। पक्का पुरोहित बना हुआ था। मुझे देखकर उसने नमस्कार किया। मैंने पूछा, यह क्या भाई, पुरोहिती शुरू कर दी है क्या? उसने बड़े विनीत भाव से उत्तर दिया, क्या करता जी, वहाँ जो कुछ मिलता था उससे गुजारा नहीं होता था। सोचा यहाँ बहुत से बंगाली हिंदू रहते हैं, पूजा पाठ के लिए उन्हें ब्राह्मण की ज़रूरत होती ही है और मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, क्यों ना पुरोहित का काम ही शुरू कर दूँ। आपके आशीर्वाद से नौकरी से अधिक कमा लेता हूँ। इसके बाद फिर कई वर्ष बीत गए। मैं जैसे उसको भूल ही गया, लेकिन अचानक एक बार मुझे उत्तरी बर्मा के मेम्यू नगर में जाना पड़ा। यह पहाड़ी प्रदेश बहुत सुंदर है। एक दिन सार्वजनिक उद्यान में अकेला टहल रहा था कि सहसा कानों में आवाज़ आई, शरद बाबू, ओ शरद बाबू। मैं घूमकर देखता हूँ, यहाँ कोई परिचित व्यक्ति नहीं है, बस एक मुसलमान मेरी ओर बढ़ा चला आ रहा है। पास आकर उसने कहा, मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या? मैंने उत्तर दिया, हाँ भाई, तुमसे कभी मिला हूँ ऐसा याद नहीं आता। सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, मैं वही चक्रवर्ती ब्राह्मण हूँ जिसे आपने लकड़ी गोदाम में नौकरी दिलाई थी। मैंने अब ध्यान से उसकी ओर देखा। बोला, लेकिन तुमने यह रूप क्यों धारण किया?
उसने उत्तर दिया, मैंने अब मुस्लिम धर्म अपना लिया है। क्या करता शरद बाबू, पुरोहित का काम तो शुरू किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद आमदनी कम हो गई। अंग्रेजी जानता नहीं था, इसीलिए अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकी। यहाँ मेमियों में आने पर कई बंगाली मुसलमानों से परिचय हुआ। उन्हीं में से एक ने मुझे अपने घर में आश्रय दिया। वह मांस का व्यापार करता था और व्यापार में उसे काफ़ी लाभ था। धीरे धीरे मैं उसी के साथ काम करने लगा और एक दिन मैंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया। अचानक वह व्यक्ति बीमार होकर मर गया। उसके कुछ दिन बाद उसकी बीवी ने मेरे साथ शादी कर ली। उसका सारा कारोबार, धन संपत्ति मेरी हो गई। मैं धनवान हो गया। मैंने बड़े आश्चर्य से उसकी कहानी सुन रहा था। पूछ बैठा, किन किन जानवरों का मांस बेचते हो? सहज भाव से उसने उत्तर दिया, यही भेड़, बकरी और गाय का। सभी जाति के लोग आते हैं, सभी का ध्यान हमें रखना पड़ता है। मैंने फिर पूछा, और जानवरों को काटता कौन है? उसने उत्तर दिया, पहले तो दूसरे लोग काटते थे, उन्हें पैसा देना पड़ता था। वह पैसा बचाने के धीरे धीरे मैंने ही यह काम करना शुरू कर दिया। केवल गाय काटते समय कुछ आदमियों की सहायता लेनी पड़ती है। सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। वह ब्राह्मण का लड़का था, उसके रक्त में ब्राह्मण की संस्कृति थी। फिर यह सब कैसे हो गया? शिक्षा, सामाजिक वातावरण और पूर्वजों से जो संस्कार हम ग्रहण करते हैं, वह क्या हमारे ऊपर केवल एक पतली चादर की तरह फैले रहते हैं कि जब मन में आया उतारकर फेंक दिया? यह कहकर शरद बाबू ने पूछा, अब तो तुम मेरा प्रश्न समझ गए ना? क्या विचार है तुम्हारा? सुनीति बाबू ने उत्तर दिया, इसका कोई और पहलू भी तो हो सकता है। ऐसे लोग अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। वास्तव में यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपने संस्कारों को किस मात्रा में ग्रहण करता है। लेकिन आप भी तो बताइए, आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? मैं भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। मनुष्य की प्रवृत्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन मेरे मन में यह बात अवश्य आती है कि संस्कार ऊपरी वस्तु है। संकट का सामना होने पर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार शरद बाबू मित्र गोष्ठियों में समस्याएं भी उठाते थे और उनका समाधान भी खोजते थे। केवल गप ही नहीं हाँकते थे। यही समस्याएं उनके उपन्यासों में नाना रूपों में प्रकट होती थीं। विलासी गल्प में उन्होंने लिखा है, एक अच्छे पुराने के कायस्थ पुत्र को कसाई की लड़की के साथ विवाह करके कसाई होते भी मैंने देखा है। आज वह अपने हाथ से गाय काटकर बेचता था। उसे देखकर केवल गोष्ठियों में ही नहीं, अधिकारी जनों के सामने भी वह अपनी समस्याएं रखते थे। उनकी एक समस्या इसी प्रकार महात्मा गांधी तक पहुंच गई थी। अपने एक पत्र में प्रवर्तक संघ के मती बाबू से उन्होंने पूछा, आचार्य लोग कह गए हैं कि कला साधना का मूल सूत्र सत्य, शिव एवं सुंदर है, अर्थात साधना सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित है, सुंदर के ऊपर प्रतिष्ठित है और उसका फल होता है कल्याण। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, तत्वज्ञानी नहीं, साधारण अर्थों में वैज्ञानिक, उनका एकमात्र मंत्र है सत्य। साधना का फल सुंदर, असुंदर, कल्याण, अकल्याण कैसा भी हो, उन्हें कोई गरज नहीं। हो तो अच्छा, ना हो तो कोई अपराध नहीं। बहुत दिन से साहित्य सेवा का वृत्ति होने के कारण निरंतर अनुभव किया कि सत्य एवं सुंदर में पद पर विरोध होता है। जगत में जो घटनाएं सत्य हैं, हो सकता है साहित्य में वह सुंदर ना हो, एवं जो सुंदर है वह साहित्य में सर्वदा मिथ्या हो सकती है। जिसको मैं सत्य कहकर जानता हूँ, उसको रूप देने पर देखता हूँ कि वह विभत्स हो उठा है।
असत्य का वर्जन करने पर भी उसका सुंदर रूप नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार मंगल और अमंगल की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि सत्य यदि सुंदर का परिपंथी है, कल्याण अकल्याण का प्रश्न गौण हो जाता है, तो साहित्य साधना में इस समस्या की मीमांसा किस मार्ग से हो सकती है। मती बाबू के संबंध गांधी जी से काफ़ी घनिष्ठ थे। उन्होंने शरद बाबू के प्रश्न का स्वयं कोई उत्तर नहीं दिया, उनकी चिट्ठी गांधी जी को भेज दी। गांधी जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा, जहाँ तक शरद बाबू के पत्र का संबंध है, हमेशा यह राय रही है कि वास्तविक सौंदर्य और सत्य में कोई विरोध नहीं है, इसलिए सत्य सर्वदा सुंदर है। इसीलिए मेरी राय में सत्य ही संपूर्ण कला है। सत्य विहीन कला नहीं है, और सत्य विहीन सौंदर्य एकदम कुरूपता है। इस संसार में बहुत सी कुरूप वस्तुएं सुंदर मान ली जाती हैं, यह भी सत्य है। इसीलिए होता है क्योंकि हम हमेशा सत्य को महत्व नहीं देते। लिखना कम हो गया था, लेकिन चिंतन से उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। अनेक प्रश्न उन्हें घेरे रहते थे। उन दिनों यह प्रश्न बहुत तेजी से उभर रहा था कि क्यों कहानी उपन्यास ही अधिक लिखे जाते हैं, ज्ञान विज्ञान को लेकर दूसरा साहित्य क्यों प्रकाशित नहीं होता। कोनगर पाठक चक्रों की बैठक के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए उन्होंने स्वयं इस समस्या का समाधान करने की चेष्टा की है। उन्होंने कहा, कहानी उपन्यास लिखने वालों के विरुद्ध अभियोग करने से क्या होगा। धन के अभाव में कितनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं नष्ट हो जाती हैं, इसकी खबर कौन रखता है। जवानी में मेरी एक कल्पना थी, आशा थी कि 12 मूल्य नाम देकर एक पुस्तक माला तैयार करूँगा, जैसे सत्य का मूल, मिथ्या का मूल, दुख का मूल्य, सत्य का मूल्य, मिथ्या का मूल्य, दुख का मूल्य और नर का मूल्य, नारी का मूल्य, इसी तरह के मूल्यों का विचार उसमें होगा। उसी की भूमिका स्वरूप मैंने नारी का मूल्य लिखा था। वह बहुत दिन तक अप्रकाशित पड़ा रहा। बाद में यमुना पत्रिका में प्रकाशित अवश्य हुआ, किंतु फिर वह 12 मूल्य नहीं लिख सका। उसका कारण धन का अभाव ही था। मेरी जमींदारी नहीं है, रुपये नहीं थे, यहाँ तक कि उन दिनों 2 बेला भोजन पाने के लिए भी पैसे नहीं थे। प्रकाशकों ने उपदेश दिया, यह सब नहीं चलेगा, तुम इसकी अपेक्षा किसी तरह जोड़ जाड़ कर 2-4 कहानियाँ लिख दो, उनकी 1000 कापियाँ बिक जाएंगी। हमारी जाति की विशेषताएं कहिए या दुर्भाग्य की कहिए, पुस्तक खरीदकर हम लेखक की सहायता नहीं करते। जो धनी हैं खरीद सकते हैं, वह भी नहीं खरीदते, बल्कि अभियोग करते हैं कि कहानी उपन्यास लिखकर क्या होगा। अथच आज अंतःपुर में जो थोड़ा बहुत स्त्री शिक्षा का प्रचार हुआ है, वह इन कहानी उपन्यासों के द्वारा। हमारे बड़े लोग यही कम से कम सामाजिक कर्तव्य समझकर भी पुस्तकें खरीदें, अर्थात जिससे देश के लेखकों की सहायता हो। ऐसी चेष्टा को तो उससे साहित्य की उन्नति भी होगी। लेखक लोग उत्साह पाकर पेट भर खाने को पावेंगे और उन्हें खुद तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके फलस्वरूप उनके ज्ञान की वृद्धि होगी, तभी वह ज्ञान गर्भ पुस्तकें लिख सकेंगे। उनके पास आने वाला साहित्यिकों में तरुणों की संख्या काफ़ी रहती थी, वे उनको प्यार भी खूब करते थे। बंग साहित्य परिषद ने अभी तक उनका
अपना सदस्य नहीं बनाया था। जब जब भी उन्हें विशिष्ट सदस्य बनाने का प्रश्न उठता था, तब तब ही प्राचीन दल वाले उस प्रस्ताव का घोर विरोध करते। उन्हें दुर्नीतिमूलक साहित्य की रचना करने वाला घोषित कर दिया था। ऐसे व्यक्ति को परिषद का सदस्य कैसे चुना जा सकता है? लेकिन तरुणों ने हर युग में विद्रोह किया। उस दिन भी उन्होंने विद्रोह कर दिया और उनका परिषद का विशद सभ्य निर्वाचित कराकर ही रहे। गृह प्रवेश के 2 महीने बाद उनका जन्मदिन आया। उस दिन गौरीनाथ मुखर्जी के घर पर विशेष अनुष्ठान किया गया। एक उपचार पुस्तिका उन्हें भेंट की गई और प्रशस्ति उच्चारण किया। स्वयं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने, यद्यपि कलकत्ता में रहने के अनेक सुविधाएं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वह भी उन्हें पूरी तरह बांध नहीं सका। बहुत जल्दी वह नागरिक जीवन से भी ऊब गए, इसीलिए अवसर पाते ही वह गांव चले जाते थे। वैसे वह घर उनको पुकारता रहता हो, जैसे एकांत प्रियता और अपने में खो जाने की प्रवृत्ति उन्हें यहाँ से धकेलती रहती हो। बारी बंद्र कुमार घोष को लिखे एक पत्र से उनकी यह मनोस्थिति प्रकट होती है। देश का घर छोड़कर मैं कभी शहर में आ बसूंगा, अर्थात गांववासी होने के बदले नागरिक बनूंगा। यह काम तुम्हारे विवाह के सामने ही है। बारिंद्र कुमार ने 53 वर्ष की आयु में कई बच्चों की मां एक विधवा से विवाह किया। उसी और शरद बाबू का इशारा है। मैं उसके लिए आसानी से तैयार नहीं हो सकता, चाहे मुझे कितना ही उत्साहित किया जाए। यहाँ रोज दाढ़ी बनानी पड़ती है। यह कितनी बड़ी यंत्रणा का व्यापार है, मैं सोच भी नहीं सकता। बहुत दिनों से तुमसे भेंट नहीं हुई। किसी दिन दोपहर को आओ, उस समय भीड़ कुछ कम होती है। 4-5 दिन और यहाँ हूँ, उसके बाद भाग जाऊँगा और बहुत दिनों तक नहीं लौटूँगा। उनके जीवन के यह अंतिम दिन 3.5 वर्ष कलकत्ता और ममता बेड के बीच भागते दौड़ते ही गुजरे। उनका जन्मदिन प्रति वर्ष मनाया जाता था, पर इस वर्ष उसका महत्व और भी बढ़ गया। उनके जीवन के 60 वर्ष पूरे हो रहे थे, इसीलिए स्वयं गुरुदेव उत्सुक थे। उन्होंने शरद बाबू को लिखा, अगले रविवार को तुम्हारी प्रौढ़ आयु के आरंभ होने के उपलक्ष्य में तुम्हारा अभिनंदन करने का संकल्प किया है। उस दिन आशुतोष कॉलेज भवानीपुर के हाल में एक नाट्य गीत का अभिनय करने का आयोजन है। वही तुम्हारा सम्मान होगा और वहीं और किसी समय ऐसा करना संभव नहीं हुआ। मैं कल बृहस्पतिवार दोपहर बाद कलकत्ता पहुंचूंगा। तब यदि तुम्हारी सम्मति मिल गई तो बात पक्की कर दूंगा। उनकी पुष्टि पूर्ति पर रविवासर का विशेष उत्सव गौरीपुर दमदम में श्री सुशील मुखोपाध्याय की वाटिका अलका में संपन्न हो चुका था। कवि गुरु उनमें नहीं आ सके थे, इसीलिए उन्होंने यह विशेष उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया। उनके जन्मदिन के 2 सप्ताह बाद यह सभा रविवासर के तत्वावधान में प्रफुल्ल कानन बेलिया घाट में हुई। उस दिन 9 बजे से ही सदस्य
आने लगे थे। कभी गुरु जलपान के बाद 10:30 बजे पधारे। जलधर सेन ने उनका स्वागत किया। रविन्द्रनाथ और शरतचंद्र साहित्य के सूर्य और चंद्र साथ साथ बैठे। उस आनंद और उल्लास के बीच कवि ने अपना आशीर्वाद पढ़ा। कल्याणेश शरतचंद्र, तुम जीवन के निर्दिष्ट पथ पर प्राय 2/3 उत्तीर्ण हो गए हो। इस उपलक्ष्य में तुमको अभिनंदित करने के लिए तुम्हारे बंधुओं ने यह आमंत्रण सभा बुलाई है। क्या बढ़ती है आयु का क्षय होता है, उसको लेकर आनंद मनाने का कोई कारण नहीं है। आनंद इसीलिए मनाता हूँ क्योंकि देखता हूँ कि जीवन की परिणति के साथ साथ जीवन के दाने के परिमाण का लक्ष्य नहीं है। तुम्हारे साहित्य रस सत्र का निमंत्रण आज भी उन्मुख है, अकृपण दाक्षिण्य में भर उठा है तुम्हारा परिवेशन पात्र, इसलिए जय ध्वनि करने को तुम्हारे देशवासियों तुम्हारे द्वार पर आए हैं। आज शरतचंद्र के अभिनंदन का मूल्य यह है कि देश के लोग केवल उनके दान की मनोहारिता का भोग ही नहीं करते, उसकी अक्षयता को भी अनुभव करते हैं। जिस रचना में प्राण होते हैं, विरोध होने पर भी उसके यश का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य को बढ़ा देता है। यह विरोधी काम जिनका है वह दूसरे मार्ग के भक्त हैं। जैसे रावण राम का भयंकर भक्त है। ज्योतिषी असीम आकाश में डूबकर नाना रश्मियों के समूहों से निर्मित नाना जगतों का आविष्कार करता है, जो अनेक कक्षाओं के मार्ग में बड़ी तेजी से उतर रहे हैं। शरतचंद्र की दृष्टि बंगाली हृदय के रहस्य में डूब गई। सुख में, दुख में, मिलन विछोह में संगठित विचित्र शक्ति का उन्होंने इस प्रकार परिचय किया है जिससे बंगाली अपने को प्रत्यक्ष पहचान सके। दूसरे लड़कों ने बहुतों की प्रशंसा पाई है, किंतु सार्वजनिक हृदय का ऐसा आतिथ्य नहीं पाया। यह अद्भुत वस्तु नहीं है, यह प्यार है। अनायास ही जो प्रचुर सफलता उन्होंने पाई है, इससे वह इसे ईर्षा भाजन हो गई है। आज शरतचंद्र के अभिनंदन में विशेष पर अनुभव करता यदि मैं उनको यह कह सकता कि तुम नितांत मेरे द्वारा अभिकृत हो, किंतु उन्होंने किसी के हस्ताक्षरित परिचय पत्र की अपेक्षा नहीं की। आज उनका अभिनंदन देश के घर घर में स्वतः ही उच्छ्वासित हुआ है। उन्होंने बंगाली वेदना के केंद्र में अपनी वाणी का स्वपंदन पैदा किया है। साहित्य में उपदेष्टा से स्रष्टा का आसन बहुत ऊंचा है। चिंता शक्ति का वितर्क नहीं, कल्पना शक्ति की पूर्ण दृष्टि ही साहित्य में शाश्वत मर्यादा के पद पर प्रतिष्ठित है। कवि के आसन से मैं विशेष रूप से उसी स्रष्टा और शरतचंद्र को मूल्यार्पण करता हूँ। वे शतायु होकर बंगला साहित्य को समृद्ध करें, अपने पाठकों को मनुष्य को सत्य रूप में देखने की शिक्षा दें। आपने दोष गुणों अच्छे बुरे के साथ मनुष्य को प्रकाशित करें। अपने दोष गुणों अच्छे बुरे के साथ मनुष्य को प्रकाशित करें। चमत्कारजनक शिक्षाजनक किसी दृष्टांत को नहीं, अपनी स्वच्छ प्रांजल भाषा में मनुष्य की चिरंतन अभिज्ञता को प्रतिष्ठित करें। इस लिखित भाषण के बाद आलोचना के प्रसंग में कवि ने फिर कहा, आपने बचपन में बंकिम चंद्र के अरुणोदय में बंगला साहित्य में मैंने एक भाव का पलावन
देखा था। बंकिम चंद्र भगीरथ के समान जिस नए साहित्य को लेकर आए, उसने बंगाल देश के सर्वसाधारण के अंतर को छुआ। उन्होंने उनको सादर अपना कहकर ग्रहण किया। केवल उस समय के तरुण और युवकों में ही नहीं, अंतपुर तक में बंकिम साहित्य की नई हवा प्रवेश कर गई थी। विरोधियों ने निंदा और प्रतिवाद करने में कोई कसर नहीं रखी, क्योंकि बंकिम साहित्य उस सब को लीलकर अपने को प्रतिष्ठित कर सका। अपनी वृद्धावस्था में शरतचंद्र ने अनुभव में मैंने फिर वही व्यापार देखा। शरतचंद्र कथा साहित्य में एक ऐसी वस्तु देखकर आए जिसने बांग्लादेश के सर्वसाधारण के अंतर को स्पर्श किया, उसके निगूढ़तम वेदना के स्तर पर आघात किया। इसीलिए तो बांग्लादेश के सभी लोगों ने शरतचंद्र के साहित्य को अपना कहकर वरण किया। शरतचंद्र ने अपनी प्रतिभा के बल पर ही बांग्लादेश के हृदय को जीत लिया है। उन्हें किसी का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उस दिन शरत बाबू कवि के इस आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हुए। स्वीकार किया कि कवि ने अकृपण भाषा में दिल खोलकर मंगल कामनाएं की हैं। उनके मन में अब किसी प्रकार का क्षोभ नहीं रह गया। इससे अधिक और प्रशंसा उन्हें मिलती भी क्या, और कवि भी इससे सुंदर शब्द और कहाँ से लाते। हम उत्सव से लगभग 3 माह पूर्व रविंद्रनाथ रविवासर की एक और सभा में आए थे। शरतचंद्र के लिए उस सभा का महत्व इसीलिए था कि वह उनके कलकत्ता वाले मकान पर हुई थी। कवि गिरिजा कुमार बसु और अपनी भतीजी के साथ शरत बाबू स्वयं कवि को लाने गए थे। कवि के आग्रह पर उनके आने की सूचना पहले से ही प्रचारित नहीं की गई थी। जब वह आए तो सदस्यों में उत्साह की सीमा नहीं थी। स्वयं कवि भी अनेक परिचितों और तरुण साहित्यकारों को एक स्थान पर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। एक दीर्घ भाषण में उन्होंने अपनी और अपने साहित्य कई रचना प्रक्रिया की चर्चा की। बलाका से छवि कविता का पाठ किया। तुम्ही के केवली छवि शुद्धू पटे लिखा। उन्होंने रविवासर में अधिनायक का पद भी ग्रहण करना स्वीकार किया। शरत ने मर्मस्पर्शी बातों द्वारा एक बार फिर कवि गुरु में अपनी श्रद्धा प्रकट की। सभा रात में देर तक चलती रही, पर कवि चले गए। इन दिनों मान अभिमान सब समाप्त हो गया था। दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए थे। अगले वर्ष उनकी 62वीं जन्म जयंती जितने स्थानों पर मनाई गई, उतने स्थानों पर पहले कभी नहीं मनाई गई थी। इधर कई वर्ष से आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र से शरत सरोवरी नाम से एक आयोजन किया जाता था। इस वर्ष यह आयोजन असामान्य सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में उनके अनेक प्रशंसक और प्रियजन उपस्थित थे। नाटौर के महाराजा कासिम, बाजार के महाराजा राय बहादुर जलधर सेन, राय बहादुर N.K. सेन, सर्वश्री कालिदास राय, गिरिजा कुमार बसु, काजी नजरुल इस्लाम, वसंत कुमार चट्टोपाध्याय, नरेंद्र देव, मुकुंद चंद्र देव, हेमेंद्र कुमार राय, अविनाश चंद्र घोषाल और असमंजस मुखोपाध्याय इत्यादि। शरतचंद्र की कहानी सती का नाट्य रूपांतर प्रस्तुत किया गया, जो अत्यंत सफल रहा। सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने अपने अंतरतम
से उनके अंतरतम से उनके दीर्घ जीवन की कामना की। लेकिन हेमेंद्र कुमार राय ने मानव भविष्य को पहचान लिया था। उन्होंने कहा, मैं मनुष्य शरद चंद्र के दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। मैं साहित्यिक शरद चंद्र के दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। इन कामनाओं का हृदय स्पर्शी भाषा में उत्तर देते हुए शरद चंद्र ने कहा, 62वें वर्ष में प्रवेश करते हुए अपनी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सबसे आशीर्वाद चाहने से पहले रविंद्रनाथ को, जो रोग शैया पर हैं, प्रणाम करता हूँ। इस संसार में साहित्य साधना के लिए उनका आशीर्वाद केवल मेरी ही नहीं, हर साहित्यकार की संपदा है। वही आशीर्वाद आज के दिन मैंने मांग लिया है। अपनी साहित्य साधना के बारे में अपने मुंह से कुछ नहीं कहा जा सकता। केवल इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत से दुखों के बीच से होकर यह साधना धीरे धीरे आगे बढ़ी है। किसी दिन यह नहीं सोचा था कि मैं साहित्यिक हो सकूंगा या किसी दिन मेरी कोई पुस्तक छपेगी। जो कुछ लिखा वह संकोच और दुविधा के कारण दूसरों के नाम से लिखा। उसका कोई मूल्य है यह सोच भी नहीं सका। उसके बाद बहुत दिनों तक जान पड़ता है, 15-16 साल तक साहित्य चर्चा के पास भी नहीं फटका। भूलकर भी मन में नहीं होता था कि किसी दिन लिखूंगा। उसके बाद नाना कारणों से फिर यह जीवन, शायद यही मेरा सच्चा जीवन है। जान पड़ता है अंततः भगवान ने मेरे लिए यही जीवन निर्दिष्ट कर रखा था। इसीलिए इच्छा ना होने पर भी घूम फिर कर फिर इसी के बीच में मुझे 61 वर्ष काटने पड़े। आज लोगों के बीच में बहुत दिन रहूं या ना रहूं, यह बात आपको बीच बीच में बात याद आएगी कि वे कह गए थे। अनेक दुखों के बीच में उनकी साहित्य साधना धीरे धीरे बाधाओं को ढेल कर चलती रहती थी। उन्होंने हेमेंद्र कुमार राय के भाषण का समर्थन करते हुए यह भी कहा था कि दीर्घ जीवन की कामना तभी अच्छी है जब स्वास्थ्य और कर्म शक्ति अटूट हो, देश की सेवा करने की अपनी क्षमता हो। यदि ऐसा नहीं होता, यदि रोगी और पंगु होकर जीना पड़ता है, तो वह जीवन किसी के लिए काम में नहीं हो सकता। विशेषकर साहित्यिक के लिए तो कभी नहीं। जैसे वह समझ गए थे कि अब उस पार से राजदूत निमंत्रण लेकर आने ही वाला है, क्योंकि स्कॉटिश चर्च कॉलेज की बंगला साहित्य समिति के अभिनंदन के उत्तर में वह बोले, शायद 31 भाद्र फिर नहीं आएगा, इसीलिए आना पड़ा। तुम्हारी पुकार की अपेक्षा नहीं कर सका। 61 वर्ष बीत गए, कुछ नहीं कर सका। नहीं जानता 62वां कैसे बीतेगा। यदि 31 भाद्र का दिन फिर आया तो निश्चय ही तुम्हारे पास आऊँगा। एक और स्थान पर उन्होंने कहा, 31 भाद्र प्रतिवर्ष बार बार आएगा, किंतु एक दिन मैं नहीं होऊंगा। उस दिन यह कथा किसी के मन में व्यथा के साथ याद आएगी। कोई दूसरे कामों में लगा होने से भूल जाएगा। आज इसीलिए कृतज्ञ चित्त से उसको याद करता हूँ। फिर यदि 31 भाद्र आएगा तो अपने आपसे मिलना होगा, नहीं तो विदा। और सचमुच यह विदा थी, क्योंकि फिर 31 भाद्र तो आया, लेकिन वे नहीं रहे थे। इससे लगभग 1 वर्ष पूर्व ढाका विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट. की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। उन्हीं के साथ सम्मानित किए गए थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय और सर यदुनाथ सरकार। सदा की तरह
इस बार भी एक पक्ष ने मुक्त मन से उनका समर्थन किया और दूसरे दल ने उतना ही प्रबल विरोध भी। लेकिन अंततः डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कायल करने में सफल हो गए। जब वे यह उपाधि ग्रहण करने के लिए ढाका गए तो वहां उनका आतिथ्य करने की होड़ सी लग गई है। मुस्लिम साहित्य सम्मेलन के 10वें वार्षिक अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की विभिन्न छात्र समितियां कमरुतृषा गर्ल कॉलेज, मिलन परिषद, शांति साहित्य सम्मिलनी ने भी उनका अभिनंदन किया। बारी बारी वह अपनी कई मित्रों के घर ठहरे। अध्यापक चारूचंद्र बंदोपाध्याय के घर पर बंकिम साहित्य को लेकर श्री मोहितलाल मजूमदार से उनकी बहुत लंबी चर्चा हुई। उन्होंने अनेक बार बंकिम साहित्य का विरोध किया। उस विरोध को अन्यायोचित ठहराते हुए उन्होंने देवानंदपुर की बाल विधवा नीरू दीदी की कथा सुनाई थी। उस पर दुख कातर नारी का 32 वर्ष की आयु में पद संकलन हो गया था। तब धर्मधुरीण समाज ने उसे तिल तिल कर मारने को विवश कर दिया था। यह कथा कहते कहते उनका गला भर आया। कुछ देर वे चुप बैठे रहे, फिर धीरे धीरे बोले, मनुष्य में जो दिखता है, इसी तरह से हम उसका अपमान करते हैं। रोहिणी का कलंक और उसकी सजा इसी तरह की है। एक ऐसे नारी चरित्र की न जाने कितनी दुर्गति बंकिम चंद्र ने की है। लेकिन वे बंकिम चंद्र की सीमाएं न समझते हों, यह बात नहीं, पर उनकी शिकायत यही थी कि बंकिम चंद्र रविंद्रनाथ की तरह युग के संस्कारों से ऊपर उठकर आँख की किरकिरी क्यों न लिख सकें। यही वे भूलते थे। हर व्यक्ति की क्षमता होती और अक्षमता अपराध नहीं है। यह बात स्वयं उन्होंने बार बार घोषित की है। इसके अतिरिक्त बंकिम चंद्र ने भी अपने युग से विद्रोह किया था। एक सीमा पर आकर वह अक्षम हो उठे या ऐसे होते दिखाई दिए तो क्या स्वयं शरद भी उसी अक्षमता का शिकार नहीं हुए थे। युग को देखते हुए बंकिम चंद्र प्रगतिशील ही थे। उन्होंने गतानुगतिकता के स्थान पर बुद्धिवाद को मानने का प्रयत्न किया है। उन्होंने लिखा है, 3-4 हजार वर्ष पहले भारतवर्ष के लिए जो कायदे कानून बने थे, आज उनका हरफ व हरफ मानकर चलना असंभव है। इसी वर्ष वह शांतिपुर में साहित्य सम्मेलन के 12वें अधिवेशन के मूल सभापति हुए। उन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए था, मिल भी रहा था, परंतु जिस प्रकार के कभी कभी अपनी आलोचना सुनकर उद्विग्न हो उठते थे, उसी प्रकार अपनी प्रशंसा सुनकर भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उस दिन एक युवक ने आकर घोषणा की कि वह सबसे अच्छा लिखते हैं। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वे हुक्का गुड़गुड़ाते रहे और बीच बीच में मैं हाँ हूँ करते रहे। युवक ने अंत में कहा, बहुत से विदेशी उपन्यास पढ़े हैं, पर आपकी रचनाओं में जो दर्द है वो कहीं नहीं मिला। उनकी रचनाएं पढ़कर आंखें भीगती ही रहीं। आपकी रचनाएं पढ़कर कितना रोया हूँ। शरद चंद्र एकदम बोल उठे, नाना, इतना रोना ठीक नहीं।
आंखें खराब हो जाएंगी। बीच बीच में हास्य कथाएं पढ़ा करो। उसके बाद वह युवक क्षमा मांगकर चला गया। वह बोले, अपनी प्रशंसा सुनते सुनते तम्बाकू तक खराब हो गया। एक और दिन एक और युवक ने घोषणा की, आपकी कहानी सती पड़ी। ऐसी कहानी आप ही लिख सकते हैं। बंगला साहित्य में ऐसी कहानी दुर्लभ है। शरद चंद्र ने पूछा, रविंद्रनाथ की कहानियाँ पढ़ी हैं, किंतु वह इतनी अच्छी नहीं हैं। अच्छी तरह पढ़ो, पाओगे कि ऐसी कहानियाँ विश्व साहित्य में दुर्लभ हैं। प्रशंसा और निंदा शरदचंद्र जैसे व्यक्ति के जीवन के सहज सुलभ हैं। विशेषकर निंदा उनके लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो मृत्यु लोक के द्वार पर पहुंच रहे होते हैं उनके लिए इसका कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। उनके साथ भी यही हुआ। मृत्यु जब द्वार खटखटा रही थी तब प्रबोध कुमार सन्याल ने उन पर तीव्र आक्रमण किया। कुछ वर्ष पूर्व इन्हीं प्रबोध कुमार ने शरद साहित्य की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उनके साहित्य चरित्र चित्रण, उनकी विपुल अभिज्ञता, उनकी मधुर कोमल भाषा और शब्द निर्वाचन की दक्षता पर जैसे वह मुग्ध हो उठे थे। उन्हीं प्रबोध कुमार ने अब न केवल उनके साहित्य की कटु आलोचना की है, बल्कि उनके व्यक्तित्व पर भी गहरी चोट की। क्या शरद बाबू के पास कहने का ढंग भाव है? भविष्य के लिए कोई संदेश उनके पास नहीं है। उनके वचन और व्यवहार, चरित्र और आचरण में कोई संगति नहीं है। इस प्रकार के उनके दो लेख श्री हर्ष पत्रिका में प्रकाशित हुए। जैसे तूफान आ गया हो। देखते देखते पक्ष और विपक्ष में प्रतिवादों की बाढ़ आ गई। शरद चंद्र के मित्रों ने कहा कि यह सब ईर्ष्या का परिणाम है। प्रबोध बाबू के एक समर्थक ने तो शरदचंद्र के एक प्रशंसक के नाम से ही लिख डाला। लिखा, बंकिम, माइकेल और रविंद्र ने जिस बंग भाषा की सेवा की, उनके पवित्र अंगों में बर्मा पले आवारा शरदचंद्र की लेखनी ने भयंकर घाव कर दिए हैं। उससे उसका सारा शरीर गल उठा है। वह लेखक बंधु शरद बाबू के पास पहुँचे, बोले, इसका प्रतिवाद करना चाहता हूँ। शरद चंद्र ने उत्तर दिया, ना, यह सब ना करो। मैं यह सब नहीं सह सकता। मुझे लेकर जब यह वाद प्रतिवाद क्यों? मेरी बात सुनो। मुझे लेकर अब ये वाद प्रतिवाद क्यों? मेरी बात सुनो। चुप होकर बैठ जाओ। प्रबोध कुमार ने यह भी लिखा था कि शरदचंद्र ने विदेशी भावधारा दिलीप कुमार राय से ली है, राजनीति श्री किरण शंकर राय से ली है और व्याकरण सीखा है कालिदास राय से। कालिदास राय ने इसके प्रतिवाद में एक लेख लिखा और उसे लेकर शरद बाबू के पास आए। उन्होंने इस लेख को सुना, उसकी प्रशंसा की और फिर उसे अपने हाथ में लेकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। इतना ही नहीं, उन टुकड़ों को जलती हुई चिलम पर रख दिया। क्षण भर में सब कुछ राख हो गया। बोले, कालिदास युवकों पर यदि तीव्र आक्रमण किया जाए तो उसका कुछ परिणाम निकल सकता है। वे आघात सह सकते हैं, सुधार भी सह सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे मृत्यु पद के राही पर ऐसे आक्रमण करने से क्या लाभ? 2 दिन बाद ही पछताना होगा। मेरे तो दिन बीत गए हैं। जाने से पहले अब किसी के साथ विरोध करने की इच्छा नहीं है। जो जिसकी इच्छा हो कहे। तुम लोग कोई प्रतिवाद मत करो। प्रबोध कुमार सहसा इतने कटु क्यों हो गए थे? क्या इसका एकमात्र कारण यौवन का आवेश और पीड़ितों का संघर्ष ही था? उनके पास शरद बाबू के एक पत्र से पता उनके नाम
शरद बाबू के एक पत्र से पता लगता है कि उन्होंने शरद बाबू से अपनी पुस्तक महाप्रस्थानेरे पद की भूमिका लिखने की प्रार्थना की थी, लेकिन किसी भी कारण से हो शरद बाबू ऐसा नहीं कर सकते थे। क्या प्रबोध बाबू की असंयत कटुता का यह एक कारण नहीं हो सकता? तॉलस्टॉय जीवन भर न्याय के विरुद्ध लड़ते रहते, पर अंत में उन्होंने कहा, आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि जैसे जैसे मनुष्य बुढ़ापे अर्थात मृत्यु के पास आता है, वैसे वैसे उसका जीवन बदलने लगता है। अब मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि जार हो या भिखारी हो, सबके साथ स्नेह का व्यवहार करूं। शरद चंद्र की आंतरिक इच्छा भी यही थी। मृत्यु के लगभग 6 माह पूर्व ऐसे ही एक आक्रमण के उत्तर में उन्होंने कहा, जाने का दिन आ गया है। नालिश करके और अशांति मोल लेना नहीं चाहता, यह संकल्प कर रखा है। जानता हूँ जो मुझे सचमुच प्यार करते हैं उन्हें दुख होगा, पर सहन करने के अतिरिक्त प्रतिकार का और मार्ग भी तो नहीं है। सचमुच उनके पद का भी अंत आ पहुँचा था। बहुत दिनों पहले से ही सृजन शक्ति जैसे प्राणविहीन हो चुकी थी। नौका मानो ढांडों के बल से नहीं, रस्सी के बल से खींची जा रही है। उस दिन हेमेंद्र उनसे लेख मांगने के लिए आए तो बड़े दुख से उन्होंने कहा, मैं और लेख ना दे सकूँगा। सिर में बेहद पीड़ा है, कलम पकड़ना असंभव है। हेमेंद्र ने फिर प्रार्थना की तो वह कातर हो उठे, बोले, विश्वास करो हेमेंद्र, मैं और नहीं लिख सकता। तुम मेरे शरीर की अवस्था नहीं जानते, मुझसे लिखा ही नहीं जा सकता। यहाँ ये भाव पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।